नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, बी है उद्देशिका, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है मौलिक कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो यानी कि एक किसी राज्य को या किसी देश को कल्याणकारी बनाना है तो क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी नीति निर्देशक तत्व का मतलब ही यही है कि कोई भी कल्याणकारी योजना या कोई भी कल्याणकारी कार्य अगर बनाएंगे तो उसके लिए नीति निर्देशक तत्व की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व की जरूरत पड़ेगी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो भाग 4 में यानी संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 35 से 51 तक जो है इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, बी है आयरलैंड से, सी है कनाडा से और डी है यूएसए से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आयरलैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के उपलक्ष्य में के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बी है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सी है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य रहा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की, तो ये क्या होता है कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब हो गया समान अवसर। ठीक है। समान अधिकार सबके लिए। और आर्थिक लोकतंत्र यानी कि जो देश की संपत्ति है उस पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है। ठीक है। किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है। ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये जो बात बोली है किसने कही है? ऑप्शन ए है केटी शाह, बी है एस के धर, सी है एच सी कुंजरू और डी है एच वी कामत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केटी शाह। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा है? ठीक है। तो केटी शाह इज द राइट आंसर। यानी कि इसमें ये बात बोली जाती है जैसे कि मान लो किसी बैंक के पास पैसे नहीं है लेकिन एक चेक है, तो वो चेक मतलब तो चेक किस काम का है? जब उस बैंक के पास पैसे ही नहीं है। उस चेक का महत्व तभी है जब बैंक में पैसे हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब सरकार के खाते में पैसे हैं तो तभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। तो यानी कि इसकी तुलना की गई है बैंक से। ठीक है। तो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, मतलब कि बैंक में जब पैसे होंगे तभी कोई चेक मिलेगा, तभी कोई चेक की वैल्यू है और तभी नीति और सरकार के पास पैसा होगा तो तभी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी पूछी गई है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब आसान सा है लेकिन बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? ऑप्शन ए है वाद योग्य, बी है वाद योग्य नहीं, सी है ए और बी दोनों यानी कि वाद योग्य भी है कई जगह पर, कई जगह पर नहीं भी है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ये वाद योग्य नहीं होते। वाद योग्य नहीं का मतलब ये है कि नीति निर्देशक सिद्धांत अगर कोई राज्य लागू नहीं करता है तो आप यानी कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपील नहीं कर सकता कि भैया ये इस राज्य ने नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब यही है कि वाद योग्य नहीं होते कौन? नीति निर्देशक तत्व। कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में फाइल मतलब केस फाइल नहीं कर सकता, मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता किसी भी राज्य के खिलाफ। ठीक है, अगर नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते तो ये सरकार पर डिपेंडेंट है, यानी कि न्यायालय से ये मुक्त है। ठीक है, न्यायालय में इसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं वाद योग्य, तो ये होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं। तो यानी कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो होते हैं वाद योग्य होते हैं, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये वाद योग्य नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी है सशक्त विपक्ष पर, सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर, डी है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चनों से मिल गया होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। यानी कि सरकार के पास पैसा है तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कर सकती है सरकार। ठीक है, न्यायालयों से मुक्त रहते हैं तो न्यायपालिका तो कोई केस इसमें है ही नहीं। विपक्ष भी कोई वैल्यू नहीं है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, उसकी इच्छा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ही जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लगेंगे या नहीं लगेंगे ये बात की पुष्टि की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ठीक है, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल और डी है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या है? समान नागरिक संहिता लागू है। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता तो क्या है? समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, संविधान के आर्टिकल 44 में इसकी बात बताई गई, समान नागरिक संहिता की बात बताई गई। ठीक है, समान नागरिक संहिता का मतलब यही है कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, सबके लिए समान। ठीक है, किसके लिए? नागरिकों के लिए, मतलब कि एक नागरिक एक कानून, हिसाब आप कह सकते हो, यानी मतलब सभी नागरिकों के लिए समान कानून, मतलब हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी समुदाय का हो। तो वो बात होती है समान नागरिक संहिता। देश में ये इससे पहले गोवा में लागू थी, ये आपको पता होगा, गोवा में लागू थी ये बहुत पहले से, यानी कि पुर्तगाल। ठीक है, तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा में ये लागू भी कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कब लागू हुआ है? 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मतलब उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, है ना। लेकिन अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उनके उन पर मतलब उनके जो चाल चलन का हो या फिर उनकी जो संस्कृति है उन पर ये प्रभावी नहीं किया गया है, ताकि उनकी संस्कृति को बचाई जा सके। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 39, बी है आर्टिकल 39 ए, सी है आर्टिकल 40, डी है आर्टिकल 44। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 39 ए में समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्वों से बनता है तो आजकल ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 ए में क्या है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। इसका अगर आपको मतलब जानना है तो इसमें क्या होता है कि समान न्याय मतलब
सबके लिए न्याय, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे मतलब अपनी गरीबी की वजह से, अपनी अशिक्षा की वजह से, है ना, कमजोरी के कारण, मतलब किसी भी प्रकार से वो न्याय से वंचित ना रहे। ठीक है, गरीब है कोई व्यक्ति, अशिक्षित है, और इस कारण से अगर उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आर्टिकल 39A उसके लिए प्रावधान करता है कि उसे फ्री वकील मुहैया हो। ठीक है, तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है आर्टिकल 39A। इसके लिए क्या होता है कि सेंट्रल में यानी केंद्र में नालसा, ठीक है, नालसा काम करती है, NALSA, और स्टेट में सालसा काम करती है। ठीक है, और मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहां पर डालसा काम करती है। ठीक है, DLSA। ठीक है, यानी कि DLSA, और ये होता है SLSA, और ये NLSA। ठीक है, तो DLSA मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और स्टेट में कर दी तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है, अशिक्षित है, यानी कि उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है अपनी गरीबी की वजह से, अपनी अशिक्षा की वजह से, तो क्या होता है कि सरकार उसकी मदद करती है, उसको फ्री में विधिक सहायता प्रदान करती है, कानूनी सहायता प्रदान करती है, या कानूनी जानकारी देती है, और फ्री में वकील मुहैया कराती है। ठीक है, इसमें मतलब जैसे कि महिलाएं आती हैं इसमें, और बच्चे आते हैं, विकलांग लोग आते हैं, है ना, SC वर्ग के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसमें आता है, तो उन सब के लिए क्या होता है, फ्री वकील मुहैया कराते हैं। ठीक है, कि यानी कि आर्टिकल 39A का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इससे आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है? ठीक है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 48, बी है आर्टिकल 49, सी है आर्टिकल 50, और डी है आर्टिकल 51। अगर आपने आर्टिकल पढ़े होंगे ये इससे संबंधित, तो आपको ये पता होगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51। ठीक है, अगर आपने नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको आसानी से याद होगा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का मतलब यही है कि भारत अपने अंतरराष्ट्रीय जो भी संबंध होंगे उनको शांति, न्याय और नैतिकता के आधार पर सुचारू रूप से चलाए रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 51, ये ध्यान रखना है आपने। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत का गठन, बी है मुफ्त कानूनी सलाह, सी है गोवध निषेध, और डी है समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल, अभी हमने पीछे पढ़ा था, आर्टिकल 39A में। ठीक है, आर्टिकल 39A, 39 के ए में है मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, तो यानी कि आपको पता होगा शायद कि जो ए जहां आ जाता है ना, वो किसी न किसी अमेंडमेंट के तहत जुड़ा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये मुफ्त कानूनी सलाह के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, ये एग्जाम में एक बार आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।